का नमस्कार। श्रोताओं, वरिष्ठ नागरिक किसी भी समाज और राष्ट्र की संचित पूंजी होते हैं। उनकी सेवा, उनके अनुभव वर्तमान और भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नालसा द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2016 के अंतर्गत किस तरह के प्रावधान किए गए हैं, इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं अधिवक्ता श्री अमित सोनी जी। अमित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे नालसा के बारे में जानना चाहेंगे कि नालसा का गठन कब हुआ, इसके उद्देश्य क्या हैं और ये किस तरह काम करता है। नालसा का मतलब है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बोलते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया। नालसा का काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एवं निगरानी करना है। साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना भी इसका काम है। नालसा की इस योजना की पृष्ठभूमि के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जी सर, बिल्कुल। नालसा के इस पृष्ठभूमि में वरिष्ठ नागरिक अपने आप में एक वर्ग का निर्माण करते हैं। वे अनुभव और ज्ञान के भंडार हैं, फिर भी कई मामलों में उन्हें हाशिए पर रखा जाता है और समाज के युवा वर्गों द्वारा समाज पर बोझ के रूप में उन्हें हटा दिया जाता है। अगर भारत में बुजुर्गों की आबादी की बात करें तो वह 1951 में 1951 में 2 करोड़ से बढ़कर 2011 में 10.38 करोड़ हो गई है। मतलब 8% जनसंख्या 60 साल से ऊपर है। वरिष्ठ नागरिकों को असंख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, जो उनके लिए अद्वितीय है। आर्थिक समस्याएं रोजगार के नुकसान के कारण हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आय और आर्थिक असुरक्षा का नुकसान हो सकता है। शारीरिक समस्याओं में स्वास्थ्य और चिकित्सा समस्याएं शामिल हैं। सामाजिक समस्याओं में पारिवारिक समर्थन की कमी और सामाजिक कुसमायोजन हो सकता है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए सुरक्षा एक और प्रमुख मुद्दा है। संयुक्त परिवार प्रणाली के टूटने और अधिक से अधिक होने से समस्या और अधिक विकट हो गई है। बुजुर्ग लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में परिवार के उत्पादक सदस्यों का प्रवास होता है। ऐसे में सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं और वृद्धों की अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्गों को आधी आबादी कथित तौर पर अपमान और उपेक्षा के अलावा दुर्व्यवहार का अनुभव कराती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2014 से अक्टूबर 2014 तक वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध के रूप में कुल 8,973 मामले दर्ज किए गए थे। इस तरह प्रत्येक समाज और राज्य वरिष्ठ नागरिकों के कुछ अधिकारों को मान्यता देते हैं, जो कि वरिष्ठ नागरिकों से भिन्न है। संविधान में वरिष्ठ नागरिकों को लेकर किस तरह की विशेष बातें आपको नजर आती हैं? जी, संविधान वरिष्ठ नागरिकों या फिर हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए इवन उनके अधिकारों की बात करने में अहम भूमिका निभाता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इसकी व्याख्या गरिमा के साथ जीने के अधिकार को शामिल करने के लिए की गई है और इसमें वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल होगा। संविधान के अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम करने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकारों को हासिल करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा, जो कि यह संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। संविधान का यह अनुच्छेद 46 तो कमजोरों के आर्थिक हितों को विशेष ध्यान से बढ़ावा देने के लिए राज्य पर एक सकारात्मक दायित्व भी लगाता है। अगर संविधान की सूचियों में बात करें तो संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20, 23, 24 और राज्य सूची में प्रविष्टि 9 वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा और आर्थिक सामाजिक योजनाओं से संबंधित है। जी, बुजुर्ग व्यक्तियों या वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन कौन से कानून हैं? वर्तमान समय में
मौजूद अधिकांश कानून माता पिता के भरण पोषण का प्रावधान करने से संबंधित है और विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को संदर्भित नहीं करते हैं, परंतु कुछ ऐसे कानून जो कि आज हमारे देश में लागू हैं, जैसे हिंदू कानून ने माता पिता को बनाए रखने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए बेटों के दायित्व को मान्यता दी है, जो प्राचीन काल से खुद को बनाए रखने में सक्षम नहीं थे, जैसे कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण। यह एक अधिनियम 1956 का है, के तहत वृद्ध या अशक्त माता पिता पुत्र और पुत्री से भरण पोषण के हकदार हैं, बशर्ते अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो वर्तमान समय में मौजूद अधिकांश कानून माता पिता के भरण पोषण का प्रावधान करने से संबंधित है और विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को संदर्भित नहीं करते, परंतु हिंदू कानून ने माता पिता को बनाए रखने के लिए, उनके पालन पोषण, उनके भरण पोषण के लिए बेटों के दायित्व को मान्यता दी है, जो प्राचीन काल से खुद को बनाए रखने में सक्षम नहीं थे, जैसे कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की बात करें तो उसके तहत वृद्ध या अशक्त माता पिता पुत्र और पुत्री से भरण पोषण के हकदार होंगे और हैं, बशर्ते माता पिता अपनी खुद की कमाई या अन्य संपत्ति से खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ हों। मुस्लिम पर्सनल लॉ आसान परिस्थितियों में बच्चों पर अपने माता पिता का भरण पोषण करने का दायित्व डालता है, भले ही वह अपने लिए कुछ कमाने में सक्षम हो। एक व्यक्ति अपने पिता और नाना नानी के भरण पोषण के लिए बाध्य है यदि वे गरीब हैं। इसी प्रकार हमारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 125, 126, 127 और 128 पिता या माता को जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, अपने बड़े पुत्र पुत्री से भरण पोषण का दावा करने में सक्षम बनाती है। यदि वे माता पिता की उपेक्षा करते हैं, उनका भरण पोषण करने से इनकार करते हैं। अच्छा, इसकी यह बात काफी अच्छी है दंड प्रक्रिया संहिता की सर, कि यह दंड प्रक्रिया संहिता धर्मनिरपेक्ष कानून है। आप हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, उसमें अगर माता पिता को भरण पोषण नहीं दिया जा रहा है तो आप दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत आप अपने पुत्र पुत्री से भरण पोषण का दावा कर सकते, कोर्ट में कर सकते हैं। यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश पारित किया गया है बिना किसी पर्याप्त कारण के भरण पोषण की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो निष्पादन एग्जीक्यूशन की कार्यवाही दायर की जा सकती है और अदालत आदेश के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाने का वारंट भी जारी कर सकता है और उनको कारावास या जेल भी हो सकती है। इसी तरह घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया गया, उसके तहत भी याचिका दायर कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और संवैधानिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के तहत भरण पोषण के लिए आवेदन जो है माता पिता यानी पिता या माता, चाहे जैविक, दत्तक या सौतेले पिता या सौतेली माता द्वारा दायर किया जा सकता और वरिष्ठ नागरिक के अंतर्गत यानी एक व्यक्ति जिसने 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली है। गुजारा भत्ता के लिए आवेदन माता पिता, दादा दादी द्वारा दिया जा सकता है। उनके एक या अधिक बच्चों के खिलाफ यानी बेटा बेटी, पोता पोती जो नाबालिग नहीं है उनके खिलाफ भी दायर की जा सकती है याचिका। निसंतान वरिष्ठ नागरिक अपने रिश्तेदार के खिलाफ यानी कानूनी उत्तराधिकारी नाबालिग जो नहीं है उनके खिलाफ भी याचिका, उनसे भी भरण पोषण की मांग कर सकते हैं जो उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के कब्जे में है या विरासत में उसे मिलेगा। अधिनियम में प्रत्येक उपमंडल के लिए एक या अधिक ट्रिब्यूनल भी स्थापना का प्रावधान है। न्यायालयों में भी वरिष्ठ नागरिकों के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की दृष्टि से भी प्राथमिकता उनको दी जाती है। सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जाती हैं? जी, वरिष्ठ नागरिकों की बात करें तो नालसा ने जो नवंबर 1995 में विधिक
सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुई थी। उन्होंने 2016 में एक स्कीम निकाली जिसका नाम मैं बताना चाहूंगा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2016। इसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए कैसे वो अपने भरण पोषण के लिए, कैसे अपने जीवन को चलाने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन तो सभी जीते हैं लेकिन उस जीवन को गरिमापूर्ण चलाने के लिए ये स्कीम में पूरी बात की गई है। नालसा की इस योजना के क्या क्या उद्देश्य हैं? जी, अगर उद्देश्यों की बात करें तो उद्देश्य के लिए नालसा ने पहला वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले बुनियादी अधिकारों और लाभों की रूपरेखा तैयार करना। दूसरा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तरों पर कानूनी सहायता देना। तीसरा, वरिष्ठ नागरिकों की विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रम तक पहुंच सुनिश्चित करना। चौथा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राधिकरण और संस्थान जैसे ट्रिब्यूनल और अपीलीय न्यायाधिकरण के रखरखाव और कल्याण के तहत माता पिता और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 वरिष्ठों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना की गई। पांचवा, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों, तालुका कानूनी सेवा समितियों, पैनल वकीलों, पैरालीगल स्वयंसेवकों जिसको पैरालीगल वॉलेंटियर बोलते हैं, छात्रों और कानूनी सेवा क्लिनिकों के माध्यम से विभिन्न कानूनों और सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना और फैलाना। छठा, पैनल वकीलों, पैरालीगल स्वयंसेवकों, कानूनी सेवा क्लिनिकों में स्वयंसेवकों, विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ कार्यरत सरकारी अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, पुलिस कर्मियों, गैर सरकारी संगठनों के सभी स्तरों पर प्रशिक्षण, अभिविन्यास और प्रशिक्षण आयोजित करके क्षमता को बढ़ाना और साथ ही साथ संवेदीकरण कार्यक्रम। और सातवां, कमियों, जरूरतों का पता लगाने और उपयुक्त अधिकारियों को सुझाव देने के लिए विभिन्न योजनाओं, कानूनों आदि का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान और प्रलेखन करना। जी, जो कानून वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए हैं उनका पालन किस प्रकार किया जाता है? जी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं लेकिन उनका पालन करना और उनको उनकी पहुंच तक लेके जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस नालसा के स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए की गई है। उसके लिए उन्होंने एक ट्रिब्यूनल अधिकरण का निर्माण किया हुआ है और साथ ही साथ अपीलीय ट्रिब्यूनल का भी निर्माण किया गया है। जैसे कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम की धारा 7 जो भरण पोषण के आदेशों में निर्णय लेने के लिए एक या अधिक ट्रिब्यूनल अधिकरण की स्थापना करती है एवं इसी अधिनियम की धारा 15 अपीलीय ट्रिब्यूनल की स्थापना करती है, जहां अगर आपको अधिकरण में रेमेडी नहीं मिली या फिर मिलने में देरी हो रही तो आप अपीलीय ट्रिब्यूनल अधिकरण में दायर याचिका कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको धारा 19 में वृद्धाश्रम की भी स्थापना का प्रावधान बताया गया और सुचारू रूप से इस योजना को चलाने के लिए उनके पालन के कई तरीके और बताएं। जैसे कानूनी सेवा क्लिनिक बनाई गई है, कानूनी प्रतिनिधित्व है, आपको पैरालीगल वॉलेंटियर दिए जाएंगे, कानूनी स्वयंसेवक दिए जाएंगे या फिर और आपके पास अगर अधिवक्ता लगाने का साधन नहीं है तो आपको विधिक सहायता से अधिवक्ता भी दिए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित करने वाले मुद्दों की पहचान करवाते हैं, डेटाबेस निकालते हैं, उसमें काम करते हैं, योजनाओं का कार्यान्वयन करते हैं और समय समय पर जागरूकता अभियान चलाते हैं। प्रशिक्षण भी दिलाई जाती है ताकि बेहतर व सुगम तरीके से वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं हल कर सकें। जी, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोक अदालतों का गठन और इसके जरिए दावा और आपत्तियों का किस तरह से निराकरण किया जाता है। लोक अदालत, सर लोक अदालत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आपसी सुलह या बातचीत की एक प्रणाली है। यह एक ऐसा मंच है जहां अदालत में लंबित मामलों या विवाद या जो मुकदमेबाजी से पहले चरण में है उन दो पक्षों में समझौता किया जाता है या सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया जाता है। लोक अदालतों का गठन भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा दिए गए वादे को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुरक्षित करना कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 39A 39 समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की वकालत करता है और समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता की गारंटी देना अनिवार्य बनाते हैं। 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया, जो 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ। पहला लोक अदालत शिविर 1982 में गुजरात में एक स्वैच्छिक और सुलह एजेंसी के रूप में आयोजित किया गया था। अगर लोक अदालत के उद्देश्य की बात करें तो सर, लोक अदालत भारतीय न्याय प्रणाली की उस पुरानी व्यवस्था को स्थापित करता है जो प्राचीन भारत में प्रचलित थी। इसकी वैधता आधुनिक दिनों में भी प्रासंगिक है। लोक अदालत त्वरित और सस्ते न्याय के लिए वैकल्पिक समाधान या युक्ति प्रदान करती है। मुख्य धारा कानूनी प्रणाली के लिए एक पूरक प्रदान करने के लिए, औपचारिक व्यवस्था से हटकर अपने मामलों को निपटाने के लिए, जनता को प्रोत्साहित करने के लिए, न्याय वितरण प्रणाली में भाग लेने के लिए, जनता को सशक्त बनाने के लिए। अगर लोक अदालतों के लाभ की बात की जाए तो लोक अदालत त्वरित और सस्ते न्याय के लिए वैकल्पिक समाधान या युक्ति प्रदान करती है। इनमें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जैसे प्रोसीजर या प्रक्रियात्मक कानूनों का कोई सख्त अनुप्रयोग नहीं है। इसलिए लचीलेपन के कारण लोक अदालतें तीव्र हैं। संयुक्त समझौता याचिका दायर करने के बाद लोक अदालत द्वारा जारी किए गए फैसले को दीवानी अदालत के डिक्री का दर्जा प्राप्त होता है। यह फैसले बाध्यकारी होते हैं और इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। इनमें कोई न्याय शुल्क नहीं है। यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि भी वापस कर दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आज आपने नालसा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2016 पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद करते हैं इस जानकारी से हमारे श्रोता लाभान्वित होंगे। आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।